Hello, good morning. Topic of the day is, good morning all. Topic of the day is applications of adsorption. Today we are going to finish first part of this lesson, that is adsorption. Applications of adsorption. Actually, in daily life, we have many applications of adsorption. Some of them are listed here. You can see. First is production of high vacuum. Sometimes we require high vacuum. जहां को वैक्यूम प्रोड्यूस करना होता है और हम लोग वैक्यूम पंप से एयर निकालते हैं, तो कोई भी वैक्यूम पंप दुनिया में नहीं बना जो कंप्लीट एयर को किसी वेसल से 100% निकाल सके। तो उसके बाद जो ट्रेस अमाउंट में बच जाता है वैक्यूम, उसको हम कैसे निकालेंगे? तो हम उसमें डाल देते हैं कोई एडजॉर्बेंट। एक गुड एडजॉर्बेंट है चारकोल, तो हम चारकोल डाल देते हैं। यह उसको जो बचा हुआ थोड़ा सा एयर होता है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है और वहां कंप्लीट वैक्यूम हो जाता है। तो जहां कहीं भी हाई वैक्यूम की जरूरत होगी वहां पर हमें यूज करना होगा क्या? प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। बहुत ज्यादा रहेगा एयर तो भी निकालना संभव नहीं है, इससे ट्रेस अमाउंट जहां रहेगा। अगर इस बोतल को मान लो खाली करना है तो पहले वैक्यूम पंप से एयर जो निकालना होगा वो निकाल लेंगे और उसके बाद जो ट्रेस अमाउंट में एयर बच जाएगा उसमें डाल देंगे कोई एब्जॉर्बेंट। वो सब जो बचा रहेगा एयर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और हाई वैक्यूम मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा है ह्यूमिडिटी कैसे दूर करेंगे आप? अभी देखिए गैस मास्क हुआ, जहां जैसे कोल माइंस है, कोल माइंस में लोग जाते हैं तो वहां कोयला के पार्टिकल्स उसके सांस में चले जाते हैं, उनके लंग्स में, और वो कैंसर प्रोड्यूस या कई बीमारियां उत्पन्न कर देता है। तो उस स्थिति में हम लोग मास्क यूज करते हैं। मास्क में क्या होता है कि कपड़े के बीच में कोई एब्जॉर्बेंट डाल दिया जाता है, तो जब आप सांस लेते हो तो वह एब्जॉर्बेंट जो पॉइजनस गैस रहता है या कार्बन पार्टिकल्स रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको शुद्ध हवा आपके सांस में भीतर जाती है। और अभी तो सबसे करंट एग्जांपल एब्जॉर्प्शन का क्या सुनते हैं आप लोग रोज? सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और मास्क लगाओ कहीं भी जाते हो भीड़ में। तो क्यों मास्क लगाओ? ताकि कोरोना वायरस SARS-CoV-19 तुम्हारे सांस के साथ तुम्हारे बॉडी में प्रवेश नहीं कर जाए। तो वो जो मास्क है, वैसे जो मास्क लगा रहे हैं आजकल वो मास्क है ही नहीं, तो कपड़ा है, लेकिन जो रियल मास्क होगा उसके भीतर एब्जॉर्बेंट होंगे। जो सबसे सस्ता वाला होगा उसमें चारकोल भरा हुआ होगा और जो अच्छा वाला होगा उसमें सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, सिलिका वगैरह रहता है जो कोरोना वायरस को अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके सांस के साथ
भीतर नहीं जाने देगा। एब्जॉर्प्शन फिनोमेनन का अभी सबसे बड़ा उपयोग हो रहा है कोरोना को दूर करने में बाय यूजिंग मास्क। ये जो मास्क आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मास्क है, जनरली लगाते हैं लोग, N95 कहते हैं इसको, जो डॉक्टर लोग सर्जरी करने जाते हैं अस्पताल में तो वहां लगाते हैं, किसी पेशेंट से कुछ भी पॉइजनस अगर वस्तु निकलता है तो वो उसके सांस में नहीं जाए। लेकिन आजकल ये कोरोना के प्रिवेंशन में बहुत बड़ा हथियार हो गया है। तो इसका प्रिंसिपल यही है, इसमें एब्जॉर्बेंट रहता है जो कोरोना वायरस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये मास्क है जो कोल माइंस में लगाते हैं लोग। कोल माइंस में जब जाते हैं मजदूर काम करने या कोई ऑफिसर जाता है तो वो लोग ऐसा ही मास्क लगाता है जो प्रिवेंट करता है गैसियस पार्टिकल्स को या पॉइजनस। कभी कभी कोल माइंस में मीथेन गैस भी निकल जाता है जो पॉइजनस होता है और उससे आग भी लग जाती है। तो पॉइजनस कोई गैस अगर निकल जाए तो उसको दूर करने में यह काम आता है। तीसरा है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। कॉमन जगह पर इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जहां दवाइयां बनती हैं या कुछ ऐसे सामग्री बनते हैं, लेकिन मेनली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जहां कोई टैबलेट्स वगैरह बनता है, अगर उस कमरे में ह्यूमिडिटी रहेगी तो वो टैबलेट्स उस ह्यूमिडिटी को, जो मॉइस्चर है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और वो डिके कर जाएगा, उसका क्वालिटी खराब हो जाएगा। तो जरूरी होता है कि जहां पर वो टैबलेट्स बन रहे हैं वहां कंप्लीट ह्यूमिडिटी नहीं हो। जहां पैकिंग करता है, अगर मान लीजिए बना के लाया, पैकिंग करना है, वहां पर खुला हुआ है, उस कमरे में ह्यूमिडिटी रहेगी तो भी वो खराब हो जाएगा। तो वहां भी चाहिए कमरे में ह्यूमिडिटी नहीं हो। तो ह्यूमिडिटी कैसे दूर होगा? एक तो उपाय है कि उसको ड्राई एयर डाल दीजिए, लेकिन कंप्लीट ह्यूमिडिटी उससे दूर नहीं होगी। फिर वही बात है, जो ट्रेस ह्यूमिडिटी रहेगा उस रूम में सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल जैसा सब्सटेंस है जो वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो डाल देते हैं तो ह्यूमिडिटी कंप्लीट खत्म हो जाती है और उसका जो भी बैड इफेक्ट होना होता है वो नहीं होता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सॉरी एप्लीकेशन एब्जॉर्प्शन का है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। कुछ और भी ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनते हैं जो जाता है अंतरिक्ष में लेकर, तो वहां भी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, तो उसको भी हम एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल से ही दूर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ कैलोरिक मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। इसकी चर्चा हुई थी, मैंने कई बार कहा कलर्ड सब्सटेंस है, कोई सॉल्यूशन है इसमें कलर्ड इंप्योरिटीज है, उसको दूर करना है, तो उसका भी उपाय यही है कि एब्जॉर्बेंट डाल दो। एब्जॉर्बेंट कलर्ड सब्सटेंस को अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है शुगर इंडस्ट्रीज। पहले भी चर्चा हुई थी कि हम केन जूस से, ईख के रस से बनाते हैं चीनी। तो ईख के रस का जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां भी, जो कलर्ड सब्सटेंस होते हैं, वो चले जाते हैं उसके साथ, चीनी के साथ। तो उसको कैसे दूर करेंगे? तो उसका उपाय यही है कि पहले कुछ हम उस चीनी के रस को बॉईल कर लेते हैं, गाढ़ा बना लेते हैं, उसमें एनिमल चारकोल डालते हैं, जंतु चारकोल, जानवरों के हड्डी का कोयला। जानवरों को हड्डी को जमा करते हैं, उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं और जो चारकोल बनता है वह डाल देते हैं सॉल्यूशन में। वह चारकोल कलर्ड इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेता है और सॉल्यूशन क्लियर हो जाता है। उस क्लियर सॉल्यूशन में शुगर रहता घुला हुआ, उसका हम लोग करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है,
उस क्रिस्टलाइजेशन से जो चीनी मिलता है हमको, इसलिए चीनी सफेद होता है, वरना उसका रंग कैसा होता? अगर सीधे कर लेते क्रिस्टलाइजेशन बिना एनिमल चारकोल डाले हुए, उसका रंग जैसा गुड़ का होता है वैसा हो जाता। गुड़ और चीनी में यही अंतर है कि चीनी में कलर्ड इम्प्योरिटी निकाल दिया गया है, और गुड़ में जो रस निकालते हैं केन जूस से, उसको सीधे बॉईल करके कंसंट्रेट करके रख देते हैं, इवेपोरेशन करते हैं उसमें, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन नहीं करते। क्रिस्टलाइजेशन में प्योर क्रिस्टल निकलता है शुगर का, सुक्रोज का, इसलिए वो कलरलेस होता है, और गुड़ में चीनी के साथ साथ उसके जो इम्प्योरिटीज हैं वो साथ में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन काम करता है। ये तो कॉमन एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जहां हम लोग एब्जॉर्प्शन का यूज करके कलर्ड सब्सटेंस को डीकलराइज करते हैं। हेटेरोजेनियस कैटालिसिस अभी पढ़ेंगे डिटेल में, हम लोग थोड़ा चर्चा पहले भी किए थे। कैटालिसिस पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। कैटलिस्ट क्या हुआ? Catalyst is a substance which alters rate of reaction without change in its amount or composition. अपने अमाउंट और कंपोजिशन में चेंज हुए बिना जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के रेट को अल्टर कर देता है, उसे हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट, और यह घटना कहलाती है कैटालिसिस, ठीक है। तो कैटालिसिस दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस हुआ जिस कैटालिसिस में रिएक्टेंट, रिएजेंट और कैटलिस्ट तीनों सेम फेज में होता है, और हेटेरोजीनियस हुआ इसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज का होता है। हम एक एग्जांपल से आपको दिखाते हैं। वैसे यहाँ पर 3 एग्जांपल दिया गया है। होमोजीनियस कैटालिसिस हुआ जैसे SO2 गैस और O2 गैस से बनता है SO3 गैस, इसमें NO गैस कैटलिस्ट है। तो रिएक्टेंट भी गैस है, कैटलिस्ट भी गैस है, प्रोडक्ट से मतलब नहीं है। प्रोडक्ट को तो भाग लेना नहीं रिएक्शन में, तो जो रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, ये हुआ होमोजेनियस कैटालिसिस। कोई ऐसे एसिटिक एसिड है, ये लिक्विड है, इथाइल अल्कोहल से कराते हैं रिएक्शन, ये भी लिक्विड है, और इसमें डालते हैं H2SO4 कैटलिस्ट, ये भी लिक्विड है, जिसमें ईस्टर और वाटर बनता है। संजोग से ये सभी लिक्विड ही है, उससे अपना मतलब नहीं है। ये लिक्विड लिक्विड हो गया ना, ये हो गया होमोजीनियस कैटालिसिस। और जहां रिएक्टेंट हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और इसके रिएक्शन से बनता है अमोनिया। इसमें आयरन ऑक्साइड होता है कैटलिस्ट। देखिए N2 गैस है, H2 गैस है, लेकिन ये सॉलिड है कैटलिस्ट, डिफरेंट फेज में हो गया। ये हुआ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए इथिलीन है, इसमें जुड़ता है हाइड्रोजन, कैटलिस्ट क्या होता है इसमें? निकेल कैटलिस्ट, निकेल कैटलिस्ट C2H6 बनता है। इथिलीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और निकेल सॉलिड है, ये हो गया हेटेरोजीनियस कैटालिसिस।
ठीक है। तो ये अमोनिया के फॉर्मेशन में या H2SO4 जब बनाते हैं उसमें एक तो ये है NO और एक दूसरा भी SO2 गैस प्लस O2 गैस का वेनेडियम पेंटाऑक्साइड सॉलिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी SO3 गैस बनता है। ये एग्जांपल है हेटेरोजेनस कैटालिसिस का। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। ऑयल्स एंड फैट्स अब जानते हैं तेल या वसा, इसमें भी निकेल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन होता है और बनता है क्या, वेजिटेबल घी। ये भी ये लिक्विड है और कैटलिस्ट सॉलिड है। ये सब एग्जांपल हैं जहां पर मार्क किए हैं, ये सब हेटेरोजेनियस कैटलिसिस का एग्जांपल है। इसका भी प्रिंसिपल है कि रिएक्टेंट पहले कैटलिस्ट के सरफेस पर एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट के सरफेस एरिया पर डिपेंड कर जाता है। जितना बड़ा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज्यादा रिएक्शन होगा। तो मतलब क्या हुआ, जितना बड़ा एरिया है उतना अधिक एब्जॉर्प्शन होगा, तो उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इस रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट पर। यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन काम कर रहा है। ठीक है, इसमें हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में। अगला है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। आप तो इनर्ट गैस का नाम सुने हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये जो इनर्ट गैस हैं इसको हम हवा से निकालते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। एयर को पहले हम प्यूरिफाई करते हैं, प्योर एयर बचता है हमारे पास, इसको लिक्विफाई करते हैं तो लिक्विड एयर मिलता है। लिक्विड एयर का करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमको मिलता है इनर्ट गैस मिक्सचर। इनर्ट गैस का मिक्सचर। अब इस इनर्ट गैस के मिक्सचर से जो हम अलग अलग हीलियम को, नियॉन को, आर्गन को, क्रिप्टन को, जेनॉन को और रेडॉन, ये जो सेपरेट करते हैं, दिस सेपरेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन, बिकॉज डिफरेंट इनर्ट गैसेज एब्जॉर्ब are absorbed by coconut charcoal at different temperatures. Different inert gases are absorbed by coconut charcoal at different temperature. मतलब अलग अलग इनर्ट गैस कोकोनट चारकोल में अलग अलग टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब होते हैं। इसी का लाभ उठाते हैं हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले कोकोनट चारकोल में सबसे लोअर टेम्परेचर रखते हैं ताकि सारा गैस एब्जॉर्ब हो जाए, और उसके बाद उसको धीरे धीरे हीट करते हैं, एक एक करके गैस निकलता जाता है और सब गैस निकल जाता है। हम लोग अभी पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां जाएंगे, ग्रुप 18 पढ़ेंगे इनर्ट गैस में, तो वहां इसका डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन आपको अब ये जानना है कि सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस
from a mixture of inert gas is based on principle of adsorption. ठीक है, इनर्ट गैस के मिक्सचर से इंडिविजुअल इनर्ट गैस का सेपरेशन किस पर बेस्ड है? किस पर बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ एडसॉर्प्शन पर, क्योंकि डिफरेंट गैस को कोकोनट चारकोल डिफरेंट टेम्परेचर पर एडसॉर्ब करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्यूरिंग डिजीजेज। आप देखते होंगे कभी कभी कोई घाव हो जाता है, कहीं कट हो जाता है, तो हम लोग उसको ऑइंटमेंट लगाते हैं, मलहम लगाते हैं। ये मलहम क्या करता है? मलहम में जो मेडिसिन पार्ट है वह आपके जो बॉडी में जो वायरस बैक्टीरिया है उसके माथे पर बैठ जाता है और उसको मार देता है। दैट इज ऑल्सो एब्जॉर्प्शन। बहुत सी दवाई खाते हैं हम लोग जेल के रूप में, वो जाता है बॉडी में, और बॉडी में जहां पर बीमारी का कारण है, बीमारी के कारण का बैक्टीरिया है या वायरस है, वह उसके माथे पर एब्जॉर्ब होकर उसके ग्रोथ को रोक देता है, उसको मार देता है। अभी जो हमारे डॉक्टर लोग या साइंटिस्ट लोग कोरोना वायरस का मेडिसिन खोज रहे हैं, तो वो क्या खोज रहे हैं? क्या खोजेंगे बताइए? वो भी यही खोजेंगे, ऐसा कोई केमिकल खोजेंगे जो केमिकल बॉडी में जाएगा और SARS-CoV-19 जो कोरोना वायरस है उसको किल कर देगा, उसके ऊपर में चला जाएगा और उसका जो फैलने का ग्रोथ का जो मैकेनिज्म है उसको ब्लॉक कर देगा और वो मर जाएगा, उसका ग्रोथ रुक जाएगा और आदमी ठीक हो जाएगा। तो कोरोना महामारी को रोकने में भी एब्जॉर्प्शन का ही सबसे बड़ा रोल होगा। प्रिवेंशन में रोल है कि आप मास्क पहनते हैं, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। और सब बीमारी रोकने की बात होगी, दवा की बात होगी, तो वहां भी प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन काम करेगा। बहुत सा मेडिसिन ऐसा है जो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। और भी कुछ प्रिंसिपल है जो हम लोग बायोलॉजी वाले पढ़ेंगे, अपना क्या मतलब है, ये तो परिचित है इससे आप लोग। फ्लोटेशन प्रोसेस आपने 9-10 में पढ़ा होगा। सेपरेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज फ्रॉम मेटल ओर्स। मेटल ओर से हम कैसे सेपरेट करते हैं अशुद्धियों को, बहुत सारे मेथड आपने पढ़ा होगा। जैसे क्या सब पढ़ा था, याद है? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड याद है? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में क्या होता है? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में हम मेटल के ओर को पाउडर करके और उस पर वाटर फ्लो कराते हैं, तो जो हल्का होता है वो दूर बह जाता है और जो भारी होता है वो नजदीक में रहता है। फ्लोटेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, तो हम एक टब में वाटर लेते हैं और उसमें डाल देते हैं हम अपना वाटर, और वाटर में डाल देते हैं कोई ऑयल, पाइन ऑयल या टर्पेंटाइन ऑयल, कुछ भी डाल दिए, और पाइन ऑयल या टर्पेंटाइन ऑयल में कुछ डाल देते हैं फ्रोथिंग एजेंट, फ्रोथिंग एजेंट, ठीक है, और ऊपर से हवा पास करते हैं, एयर। यहां पर झाग बनता है, फ्रोथ बनता है। तो जो मेटल इंप्यूरिटीज हैं, लाइटर इंप्यूरिटीज, वो इस फ्रोथ पर एडजॉर्ब हो जाते हैं। ये भी प्रिंसिपल है एडजॉर्प्शन का।
लाइटर मेटल ओर्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द फ्रोथ, और इस फ्रोथ को हम यहां से रिमूव कर लेते हैं, और जो हैवियर इम्प्योरिटीज है वह नीचे बैठ जाता है ना। ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का प्रिंसिपल है, जो किस पर बेस्ड है, एब्जॉर्प्शन पर। ठीक है, लाइट मेटल ओर एब्जॉर्ब बाय द फ्रोथ एंड हैवियर इम्प्योरिटीज सेटल डाउन। ठीक है, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर समझते हैं आप? इंडिकेटर वह केमिकल सब्सटेंस है जो किसी केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने की जानकारी देता है। इंडिकेटर इज ए केमिकल सब्सटेंस which indicates end point of a reaction by changing its color। तो ये इंडिकेटर कई तरह के होते हैं। जैसा आप रिएक्शन कराएंगे वैसा इंडिकेटर होगा। तो एक रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या हुआ कि हम दो इनसॉल्युबल सब्सटेंस को मिलाएंगे और दो सॉल्युबल सब्सटेंस को मिलाएंगे और एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा। दो घुलनशील पदार्थ को मिलाएंगे और एक अघुलनशील पदार्थ बनेगा, तो उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं, यह जो बताएगा उसे कहेंगे प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर। और इसका भी प्रिंसिपल वही है कि प्रेसिपिटेट कलर्ड इंडिकेटर को एब्जॉर्ब करके कलर्ड हो जाता है, और हम समझ जाते हैं कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। हम रिएक्शन में रीजन डालना बंद कर देते हैं। एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर नाम ही है उसका, वैसे मेनली है ये प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर, लेकिन चूंकि एब्जॉर्ब करता है इसे नाम है इसका एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर। यह भी बेस्ड है किस पर, प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन पर। ये लास्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी भी पढ़े हैं आप लोग। क्रोमेटोग्राफी में खासकर जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी सबसे कॉमन है, उसमें कॉलम होता है जो आपको दिख रहा होगा। इस कॉलम में सॉलिड एब्जॉर्बेंट होता है, स्टेशनरी फेज, सिलिका होता है या एल्यूमिना होता है। ये पूरा कॉलम उस सिलिका या एल्यूमिना से भरा रहता है, इसे बोलते हैं स्टेशनरी फेज। और ऊपर से हम डालते हैं अपना मिक्सचर, जो मिक्सचर इस स्टेशनरी फेज द्वारा एब्जॉर्ब होता है। वो डिफरेंट सब्सटेंस को डिफरेंट लेयर पर एब्जॉर्ब करता है, और जब हम सॉल्वेंट डालते हैं ऊपर से, तो वो सॉल्वेंट उसको धीरे धीरे अलग अलग लेयर बनाकर वहां से बाहर निकाल देता है। ये प्रिंसिपल है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। इसमें क्या हुआ ध्यान दीजिए, पहले स्टेशनरी फेज में मिक्सचर का एब्जॉर्प्शन हुआ, अब फिर जब डाले इलेवेंट सॉल्वेंट तो उसका डिसॉर्प्शन हुआ। पहले एब्जॉर्ब कर लिया, तीन सब्सटेंस है, मान लो कि ये हमारा कॉलम है, इसमें भरा हुआ है हमारा एब्जॉर्बेंट, हम बाहर से मिक्सचर डाले, जो तीन कंपोनेंट एबीसी है, यह एबीसी को अलग अलग एब्जॉर्ब करेगा, तीन लेयर बनेगा। और जब सॉल्वेंट डालेंगे तो फिर तीनों लेयर अलग अलग निकल जाएंगे। पहले हुआ एब्जॉर्प्शन, तब हुआ डिसॉर्प्शन। ठीक है, तो ये सभी एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं, और बहुत सारे हैं। हम लोग जो इंपॉर्टेंट था वो हम लोगों ने पढ़ा। पहला क्या था, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, जहां पर हाई वैक्यूम चाहिए, कंप्लीट एयर थोड़ा भी नहीं रहे,
वहां हम एब्जॉर्बेंट डालकर ही ट्रेस अमाउंट में जो एयर रहता है उसको निकालते हैं। दूसरा मास्क, कोई भी मास्क लगाते हैं लोग ताकि पॉइजनस गैस उसके सांस में नहीं जाए। कोई पार्टिकल डस्ट, रोड पर डस्ट पार्टिकल है तो भी लगा लेते हैं, पॉल्यूशन में लगा लेते हैं। और अभी तो कंपलसरी हो गया कि घर से निकलना है तो मास्क लगाना ही है। तो वो जो मास्क है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन। उसमें एब्जॉर्बेंट रहता है भीतर में जो उस वायरस को या जो रहता है इम्प्यूरिटीज उसको, पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। तीसरा क्या है, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। अगर कहीं पर ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, मॉइस्चर के कारण कोई प्रोडक्शन में दिक्कत हो रही है या कोई चीज खराब हो रहा है तो उसको निकालने के लिए हम डालते हैं एब्जॉर्बेंट जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और हवा को ड्राई कर देता है। तो आपका जो मटेरियल है वो समाप्त नहीं होगा। इसका जनरली यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में ही, खासकर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जहाँ कैप्सूल बनता है, टैबलेट बनता है, वहां इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अदर मेडिसिन में भी है, अगर मॉइस्चर रहेगा तो जल्दी डैमेज हो जाएगा, इसलिए उसको हम बनाते हैं क्लीन एयर में प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है था ग्रोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस। और इंडस्ट्रीज में जहां पर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल का, वहां मेटल और को जो कंसंट्रेट करते हैं, अशुद्धियों को निकालते हैं, उस ग्रोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस में भी एयर में हम पाइन ऑयल या टर्पेंटाइन ऑयल डालते हैं और उस हवा का झोंका पास करते हैं, फेन बनता है, फ्लोथ बनता है। और जब मेटल ओर डालते हैं, मेटल ओर में जो लाइटर है मेटल ओर, वह फ्लोथ पर तैरता रहता है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। याद रखिए, सल्फाइड ओर्स, growth protection process is mainly important for sulfide ores। और सल्फाइड ओर का कैसे करते हैं सेपरेशन? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है। बहुत से डिजीज जो क्योर होते हैं उसका ही प्रिंसिपल है। हम जो मेडिसिन लगाते हैं या मेडिसिन खाते हैं वह हमारे वायरस बैक्टीरिया के माथे पर एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होकर उसको किल कर देता है। ये क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। किसी भी सब्सटेंस का प्योरिटी टेस्ट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, इसमें इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा रोल है क्रोमेटोग्राफी का। और क्रोमेटोग्राफी इज आल्सो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन। इतने सारे एग्जांपल बताया हमने, आप अपने भी सोचिए, कुछ नया एग्जांपल मिले उसमें ऐड कर दीजिए। और इस तरह से यह एब्जॉर्प्शन टॉपिक समाप्त हो गया और हम लोग पहुंचेंगे दूसरे में। सरफेस केमिस्ट्री का पहला जो था पार्ट दैट वी हैव कंप्लीटेड। एनी क्वेश्चन? Any question in any mind?